हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि पहले कौन सी नीति थी और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव, 5वीं तक कम से कम और 8वीं या उससे आगे भी अगर मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ना होगा। यानी कि हिंदी या अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम यानी कि स्थानीय भाषा या मातृभाषा में भी होंगे। हालांकि नॉन हिंदी राज्यों में ये पहले से ही होता रहा है। अभी तक देश के उत्तर भारत के राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन दक्षिण भारत या पूर्वी भारत के राज्यों में अभी भी मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है। दूसरा बदलाव, अब स्कूली शिक्षा 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 से कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण, जिसे कि कक्षा 6 से 8 में बांटा गया है, और माध्यमिक अवस्था के 4 साल यानी कि कक्षा 9 से 12 में बांटा गया है। इसके साथ ही RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का दायरा बढ़ाने की बात भी की गई है। पहले राइट टू एजुकेशन 8वीं क्लास तक था, लेकिन अब इस नीति के तहत 9वीं से 12वीं तक बढ़ाने की बात भी की गई है। इससे पहले फॉर्मेट प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन में बटा हुआ था। इसमें छात्रों के शुरुआती विकास के बारे में कोई नीतिगत बातें नहीं होती रही हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स में प्री स्कूलों की व्यवस्था है, गाँव में आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पढ़ना अनिवार्य नहीं होता है। प्री स्कूल में 2 से 5 साल तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता। तीसरा बदलाव, नई शिक्षा का लक्ष्य है 2030 में 3 से 18 साल तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है गणित के जोड़ घटाने या कंप्यूटर की कोडिंग जैसे काम जो हर दिन में काम आ सकते हैं। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। दरअसल छोटे से ही छात्रों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए कदम उठाया गया है, ताकि वो किताबों से बाहर की दुनिया को भी देख सके। लेकिन इससे पहले 12वीं क्लास तक वोकेशनल कोर्स का प्रावधान नहीं होता था। चौथा बदलाव, कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने भविष्य के लिए बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए, इसके लिए भी इंतजाम किए हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने डिजिटल संरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। इससे पहले सरकारी स्कूलों में 9वीं क्लास से कंप्यूटर कोर्स होता था, लेकिन उसमें सिर्फ बेसिक जानकारी दी जाती थी, कंप्यूटर के बारे में सिर्फ पढ़ाया जाता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार 6वीं क्लास से ही स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में कोडिंग से ही पढ़ाना शुरू कर देगी। पांचवा बदलाव, मिड डे मील में अब नाश्ता भी शामिल होगा। ग्रामीण, पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा। अब तक मिड डे मील में दोपहर का भोजन मिलता था, इसी साल से पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक जांच के आधार पर सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। हालांकि अब तक सिर्फ मिड डे मील दिया जाता है। 6वां बदलाव, स्कूल के सबसे होनहार छात्र अपने साथियों को हफ्ते में 5 घंटे पढ़ा सकेंगे, जिसका नाम दिया गया है पीयर ट्यूटर्स, जिससे स्कूल में छात्र दूसरे छात्र से प्रेरित हो सके। रिमोट एरिया में रहने वालों के लिए ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा साल के 10 दिन बैग फ्री होने की बात की गई है, जिसमें छात्र स्कूल में बैग नहीं लेके आएंगे और उस दिन उन्हें सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। हालांकि इससे पहले तक पीयर ट्यूटर नहीं हुआ करते थे। और रही बात बैग फ्री होने की, तो अभी भी कई स्कूलों में महीने के आखिरी दिन बैग फ्री किया जाता है। इस के आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं, उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है,
कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे, so that in the third year if I want to take a sabbatical for a year or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission, if I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. इसमें ये भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था 4 साल डिग्री प्रोग्राम, जो नौकरी में जाना चाहते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 ईयर MA एंड डायरेक्ट नो MPhil दे कैन गो टू PhD। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। आज की जो व्यवस्था है, जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय, कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, 2 फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी वेल राउंडेड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूजिक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेडेड ऑटोनॉमी ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये आप में से प्रायः बहुत लोग अवगत होंगे कि हमारे देश में लगभग 45,000 कॉलेजेस हैं जिनको हम संबद्धता प्राप्त एफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो इनकी संख्या 800 तक पहुंच गई, जिसके कारण न केवल गुणवत्ता में गिरावट आती है बल्कि विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र ही बने रहते हैं, लगातार वहां परीक्षा चलती रहती है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी की व्यवस्था ये होगी कि उनके एक्रेडिटेशन स्टेटस के आधार पर A+, A, B, उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कॉलेजेस को दी जाएगी। जो A+ हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी पाएंगे, A वाले उससे कम, और B ग्रेड में जो रहेंगे उनको कहा जाएगा कि आप अपने आप में सुधार लाएं, तब आपको आगे इसमें व्यवस्था की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, जिसमें जो हमारी फैकल्टी है उसके उन्नयन और जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छे मेंटर मिले, उनके एलुमनाई से, उनके टीचर से, इसकी व्यवस्था रहेगी। आज के दिन में एज ऑफ टुडे वी हैव UGC, AICTE एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दे विल बी सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। एक रेगुलेटर रहेगा जो कि सारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को एक ही रेगुलेटर देखेगा। उसमें अलग अलग एक्रेडिटेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए अलग अलग वर्टिकल रहेंगे, लेकिन एक रेगुलेटर रहेगा और वो रेगुलेटर सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करेगा। हर चीज़ के लिए बार बार इंस्पेक्शन टीम बना के भेजने की जो वर्तमान व्यवस्था है उसकी जगह सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड व्यवस्था लाई जाएगी।
As on date, we have different norms for deemed universities, for the central universities, for different individual standalone institutions. The new policy says that for reasons of quality, norms will be same and not as per the ownership. चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, शिक्षा के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे। फी फिक्सेशन पर भी समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी उसका विस्तृत उल्लेख पॉलिसी में किया गया है। ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन फी पर कैप रखा जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट दोनों और फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी रहेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा फी फिक्सेशन पर के लिए भी इस पॉलिसी में व्यवस्था की गई है। और जो शुरू से हमारा लक्ष्य रखा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होना चाहिए, अभी एज ऑन डेट इट इज अराउंड 4.43%, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. That we will work together, that is the central government, state governments will work together to achieve 6%. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यूएसए में नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फाउंडेशन एनएसएफ के माध्यम से स्पॉन्सर होते हैं. हमने उसको थोड़ा सा सरकार ने विस्तृत करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा. और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंसिंग करेगा. और इससे हम समझते हैं कि शिक्षा के साथ रिसर्च में जो हमको आगे आना है, जो रिसर्च, इनोवेशन, पेटेंटिंग, इसमें हम आगे बढ़ सकेंगे. शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में पॉलिसी ने विस्तार से चैप्टर 12 में उल्लेख किया है. और उल्लेख ये है कि हम अपने देश के शिक्षा को, कि उच्च शिक्षा को इस तरह का बनाएंगे कि बाहर के विद्यार्थी हमारे साथ आएं और जो एक्सचेंज होते हैं वो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विदेश के हाई रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच हों. स्टैंड अलोन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने की ओर हम बढ़ेंगे. टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग ड्राफ्ट पॉलिसी में भी उल्लेखित था. कोविड के कारण पूर्व से ही व्यापक उपयोग होने लगा है. पॉलिसी में लिखा है कि टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग होगा विथ इक्विटी, यानी हम समावेशी रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे साथी पीछे हैं या जो आर्थिक कारणों से जिनके पास डिवाइस या कनेक्टिविटी में रुकावट है, तो हम उनको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे. नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बट एवरी चाइल्ड विल बी टेकन ऑन बोर्ड. इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जो विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन सभी भाषाओं पर ध्यान देते हुए जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लैंग्वेज फैकल्टी के, रिसर्च जो लैंग्वेज पे होता है, जो क्लासिकल इंस्टीट्यूट हैं जैसे क्लासिकल तमिल, क्लासिकल तेलुगु, कन्नड़, और जो CIL मैसूर है जिसमें और इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उन सब पे ये जोर दिया जाएगा कि जो साइंटिफिक और लिटरेचर है जो अलग अलग भाषाओं का है उसको हम लोग आगे लाएं. और ट्रेडिशनल आर्ट्स, जो आर्ट्स यानी कि उसमें क्राफ्ट भी सम्मिलित हैं, लोक विद्या जिसको हम कह सकते हैं, जो पीछे कई बार हम लोग मॉडर्नाइज होने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जो हमारे लोक विद्याएं छूट जाती हैं उनको भी हम आगे ले जाएंगे. और टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपसे उल्लेख किया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें 4 मुख्य हैं. शिक्षा की जो योजना बनेगी, एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, जो समस्याएं आज देखने को आ रही हैं विशेषकर असेसमेंट में, एग्जाम्स के बारे में. टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में हम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि सेमेस्टर वाइज, मिड सेमेस्टर वाइज ये टेक्नोलॉजी के उपयोग से
360 डिग्री असेसमेंट होगा। उसका उल्लेख जब स्कूल में आएंगे तो आप हमारे सहकर्मी करेंगी। मैंने पहले भी कहा, एक्सेस टू द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, डिसएडवांटेज कुड बी इकोनॉमिकल, डिसएडवांटेज कुड ऑल्सो बी ड्यू टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। उनके बारे में भी विशेष उल्लेख है कि दिव्यांगजनों के लिए टेक्निक का और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम कैसे उनको शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, कई बार हमारा विशेषकर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में फोकस पूरी तरह से इंग्लिश पे हो जाता है या कहीं कहीं पे हिंदी पे रहता है, लेकिन जो ई कोर्सेज रहेंगे वो कम से कम 8 भाषाओं में, ये मंत्री जी ने बीच में ही निर्णय लिया है कि देश की जो प्रमुख 8 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इधर गुजराती, मराठी और ओडिया, बंगाली, तो इनमें हम ई कोर्सेज डेवलप करेंगे। केवल इंग्लिश हिंदी में नहीं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी ई कोर्स रहेंगे। वर्चुअल लैब्स पर कार्य IIT मद्रास ने शुरू कर दिया है। बहुत से कॉलेजेस में लैब्स नहीं रहते हैं या स्कूल में लैब की वैसी व्यवस्था नहीं रहती है। आजकल सिमुलेटर टाइप के लैब नई टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। उनको ला करके लैब का एक्चुअल फील्ड हैंड ऑन एक्सपीरियंस हम वर्चुअल लैब से कराएंगे। इसके लिए एक नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, कोई अलग से ये ब्यूरोक्रेसी बढ़ाने का नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशनिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इन सबको एक जगह लाने की ये व्यवस्था हो।